हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर भी हमारा एमटीजी के क्वेश्चन पर ही है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज नंबर 1 के, और इस लेक्चर में उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस गोरिल्ला। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला को किस ऑर्डर में रखा जाता है। तो हमें पता है एप्स, ह्यूमन, गोरिल्ला, इन तीनों को ऑर्डर प्राइमेटा में रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर प्राइमेटा। गोरिल्ला को ऑर्डर प्राइमेटा में रखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर को किस टेक्सोनोमिक कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमें पता है कि हमारे पास 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं। पहला है किंगडम, दूसरा है फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, और फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आती है स्पीसीज। यहाँ पे किंगडम हाईएस्ट लेवल का टेक्सोनोमिक कैटेगरी है और जीनस स्मॉलेस्ट लेवल का टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। अब जो एक से ज़्यादा रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको जीनस के अंतर्गत रखा जाएगा। एक से ज़्यादा रिलेटेड जीनस को फैमिली कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, और एक से ज़्यादा रिलेटेड फैमिली को ऑर्डर में रखा जाता है, और इसी तरह से एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर को क्लास नामक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि जो एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर हैं उनको कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा है? 2 organisms are present in the same class but not in the same family, they may be belong to some। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनिज्म हैं जिनको सेम क्लास में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म को बोला है कि उनको सेम क्लास में रखा गया है, बट दोनों को सेम फैमिली में नहीं रखा गया है। सेम क्लास में है बट सेम फैमिली में नहीं है। तो ऐसी और कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसमें ये एक साथ मिल सकते हैं? ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट लेवल की टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो है स्पीसीज। स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाता है क्लास, क्लास के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम। इस तरह से हमारे पास 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो 2 ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेम क्लास के हैं बट वो सेम फैमिली के नहीं हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है सेम क्लास में प्रेजेंट हैं बट उनकी फैमिली सेम नहीं है। तो और वो कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें वो प्रेजेंट हो सकते हैं? तो फैमिली और क्लास के बीच में ऑर्डर है, तो ऑर्डर में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर फैमिली इनकी सेम नहीं है तो इनका ऑर्डर सेम हो सकता है, ये संभावना हो सकती है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम क्लास में प्रेजेंट हैं बट सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम हो सकता है। क्वेश्चन में ही पूछा था इनका और कौन सा ऐसा कैटेगरी है जो सेम हो सकता है जिससे ये दोनों साथ में बिलोंग कर सकते हैं। तो ऑर्डर हो सकता है क्योंकि ऑर्डर इनके बीच में आता है। तो हो सकता है अगर वो सेम फैमिली के नहीं हैं फिर भी उनको सेम ऑर्डर में रखा गया हो।
ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर रिलेटेड कैरेक्टर्स। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल 7 कैटेगरी हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जिसमें से किंगडम जो है वो हाईएस्ट लेवल का टेक्सोनोमिक कैटेगरी है और स्पीसीज जो है वो लोएस्ट लेवल का टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। अब जब हम कभी भी हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल की तरफ आते हैं तो जो रिलेटेड कैरेक्टर हैं वो बढ़ते हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा रिलेटेड कैरेक्टर स्पीसीज में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा। एक स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें रिलेटेड कैरेक्टर का नंबर मैक्सिमम होता है। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है तो जितने भी ह्यूमन हैं सभी में रिलेटेड या सिमिलर कैरेक्टर मैक्सिमम है। इसी तरह से आप 2 स्पीसीज ह्यूमन एंड डॉग में कंपेयर करें तो वहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर कम है। तो हम कह सकते हैं एक स्पीसीज के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें सिमिलर या रिलेटेड कैरेक्टर हाई होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज। स्पीसीज में सिमिलर कैरेक्टर मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है एवीज टेक्सोनोमिकली प्रेजेंट ए रिप्रेजेंट ए। जो एवीज हैं वो टेक्सोनोमिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है कि एवीज जो है वो एक क्लास है। एवीज में सारे बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स का एक क्लास है एवीज। तो एवीज जो है वो टेक्सोनोमिकली क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। एवीज एक क्लास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। के बाद जो क्वेश्चन नंबर 66 है इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट है इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पे जो इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो है ये स्पीसीज के नेम को बता रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जो इंडिका है वो मैंगो की स्पीसीज है, ट्यूबरोसम आलू की स्पीसीज है एंड लियो लॉयन की स्पीसीज है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी तरह से जो स्टेटमेंट बी है उसमें कहा है फाइसेलिया, एपिस एंड हेलिएंथस रिप्रेजेंट द जेनरिक एपिथेट। तो हमें पता है फाइसेलिया, एपिस एंड हेलिएंथस ये तीनों ही जीनस हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी आर द 2 क्लासेस ऑफ डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। तो मैंने बताया था जो डिवीज़न एंजियोस्पर्मी है उसमें मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी प्लांट की 2 क्लासेस हैं जिनको रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है फाइलम कॉर्डेटा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इस स्टेटमेंट में कॉर्डेटा फाइलम को कहा है कि ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। हमें पता है किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना था, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 67। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है 2 एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस, दे मे बिलोंग टू द सेम। ये पहले ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसी की तरह ही है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 एनिमल हैं और ये जो दोनों एनिमल हैं इनका किंगडम सेम है,
ठीक है, ये दोनों सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं, बट इनका क्लास डिफरेंट है। तो पूछा है ऐसा कौन सा और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें ये दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीसीज। ठीक है, इस तरह से पहले बना लेंगे फ्लो चार्ट। अब देखिए दोनों का किंगडम तो सेम है बट इनका क्लास डिफरेंट है। तो ये किससे किससे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, कहाँ पे ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर इनका किंगडम सेम है, क्लास डिफरेंट है, तो ये सेम फाइलम में रखे जा सकते हैं। इनकी पॉसिबिलिटी है कि इनको सेम फाइलम में रखा जाए। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें एक डायग्राम दे रखा है और ये डायग्राम जो है वो टाइगर का है। इतना तो सबको समझ आता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें इस टाइगर का क्लासिफिकेशन बताना है। ठीक है, टाइगर का क्लासिफिकेशन बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमें पता है टाइगर को कहाँ रखते हैं, टाइगर का फाइलम क्या है। तो टाइगर का जो फाइलम होता है वो क्या होता है, कॉर्डेटा। टाइगर एक क्या है, कॉर्डेटा है। ठीक है, टाइगर का फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। तो ये दो ऑप्शन में कॉर्डेटा है तो अभी एक को चूज़ कर लेते हैं। चलो ठीक है, कॉर्डेटा दोनों में है तो अभी दोनों ही सही है। इसके बाद टाइगर का जो क्लास होता है, क्लास होता है मेमेलिया। तो इस तरह से ऑप्शन बी तो छट गया। ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम हो जाएगा, क्लास मेमेलिया हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा टाइगर का कार्निवोरा, और इसका फैमिली हो जाएगा फैलिडी। ठीक है, फैमिली हो गया इसका फैलिडी। जीनस हो जाएगा इसका पैंथेरा एंड स्पीसीज हो जाएगी इसकी टिग्रिस। तो इस तरह से टाइगर का जो क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरह से, स्पीसीज टिग्रिस, जीनस पैंथेरा, फैमिली फैलिडी, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है टाइगर के क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं उनका एक फ्लो चार्ट दे रखा है और यहाँ पर जो ब्लैंक दिए गए हैं उनके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं इन ब्लैंक्स के लिए वो हमें चूज़ करना है। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे ये जो सी ब्लैंक है, ये सी ब्लैंक की तो पहचान होनी चाहिए। सी ब्लैंक क्या है, किंगडम है। ठीक है, सी ब्लैंक क्या है, किंगडम है। और जो बी ब्लैंक है वो बी ब्लैंक है हमारा यहाँ पे क्लास, ये हमारा क्लास है। और यहाँ पे एक और ब्लैंक दिया है ए ब्लैंक। ए ब्लैंक क्या हो जाएगा हमारा, ए ब्लैंक यहाँ पे जो है वो है फैमिली। ठीक है, तो इन ब्लैंक को आपने पहचान लिया। अब चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है ए इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन ए नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा। यहाँ पे ये जो ए ब्लैंक दिया है उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखा है कि ए जो है वो एक ऐसा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें हम रिलेटेड जेनरा को रखते हैं। तो ए है क्या, ए तो फैमिली है और हमें पता है कि एक से ज़्यादा रिलेटेड जेनरा को जिस ग्रुप में रखते हैं उस ग्रुप को कहा जाता है फैमिली। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि ए में क्या रखेंगे हम, रिलेटेड जेनरा को। ए एक क्या है, फैमिली है। सो ए जो है वो स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद जो बी स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी बी आर मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, मेमेलिया एक्सेट्रा। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो ब्लैंक बी दिया है वो ब्लैंक बी के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी एंड मेमेलिया। तो हमें पता है डाइकोटिलिडनी
और मोनोकोटिलिडनी, ये दोनों प्लांट की दो क्लासेस हैं। प्लांट की क्या है, दो क्लासेस हैं। और मेमेलिया जो है वो एनिमल का क्लास है। और बी कैटेगरी को मैंने अभी ही बताया कि जो बी ब्लैंक दिया है वो बी एक्चुअल में एक क्लास है। और इस स्टेटमेंट में यही बोला है कि कैटेगरी बी के एग्जाम्पल हैं मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी और मेमेलिया, और ये तीनों ही क्लास हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड में क्या रखा है कि सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। यहाँ पे बोला है जो 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी की जो हायरार्की है उसमें जो सी है, यहाँ पे ब्लैंक में जो सी है क्या, सी तो एक किंगडम है। सी को अभी मैंने बताया सी इज़ किंगडम। तो इसमें बोला है स्टेटमेंट नंबर थर्ड में कि सी जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, जबकि ये तो गलत है क्योंकि सी तो एक्चुअल में किंगडम है और किंगडम जो है वो हाईएस्ट लेवल है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। हमें पता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो बेसिक यूनिट है वो होती है स्पीसीज, जबकि इस स्टेटमेंट में सी को बोल रखा है, सी तो है किंगडम, तो किंगडम के लिए बात कर रखी है कि किंगडम बेसिक यूनिट है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है क्योंकि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे बेसिक यूनिट तो स्पीसीज होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वह है एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी सी आर फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा। इस स्टेटमेंट में बोला है जो सी कैटेगरी है, अब सी कैटेगरी को तो हमने पहचान लिया, सी कैटेगरी क्या है, किंगडम है। और बोले सी कैटेगरी के जो एग्जाम्पल है वो है मोनेरा, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ये क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। तो हमें पता है मोनेरा, फंजाई और प्रोटिस्टा ये तीनों किंगडम हैं और सी भी एक किंगडम ही है। तो किंगडम के एग्जाम्पल हो सकते हैं फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम के एग्जाम्पल हैं ये। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 4 सही है और जो स्टेटमेंट नंबर थर्ड है वो गलत है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस क्वेश्चन में हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को दिया गया है और उन्हें एक करेक्ट सीक्वेंस में हमें मिलाना है, एक करेक्ट सीक्वेंस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी। फिर उसके बाद फाइलम, फाइलम से छोटा होता है क्लास, क्लास से छोटा होता है ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा होता है फैमिली, फैमिली से छोटा होता है जीनस और जीनस से छोटा होता है स्पीसीज, ठीक है। इस तरह से होता है हाई टू लो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फाइलम तो एनिमल के लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए डिवीज़न भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन में अगर डिवीज़न है तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर को देखें तो बी वाला ऑर्डर में डिवीज़न पहले है और डी वाले ऑर्डर में डिवीज़न पहले है, तो हम इन्हीं दोनों में से मिलाएंगे अपना आंसर। तो देखिए सबसे पहले तो अगर फाइलम है तो फाइलम के बाद क्या आ जाएगा, क्लास, क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली। यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में बी वाले में डिवीज़न दिया है, डिवीज़न के बाद क्लास दिया है और क्लास के बाद यहाँ पे फैमिली दिया है, क्लास के बाद यहाँ पे फैमिली दिया है, जबकि क्लास के बाद क्या आना चाहिए था, ऑर्डर आना चाहिए था ना। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया क्योंकि क्लास के बाद ऑर्डर आता है ना कि फैमिली। अब इसमें देखिए सी में डिवीज़न, डिवीज़न के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली और फैमिली के बाद यहाँ पे ट्राइब दिया है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ट्राइब जो है वो फैमिली के अंतर्गत क्या ही एक ग्रुप है, ठीक है। नॉर्मली हम 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिटेल नहीं करते बट फैमिली के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप बनाए जाते हैं। तो फैमिली के अंदर जो ग्रुप आते हैं वो होते हैं सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब। तो ये जो ट्राइब है वो फैमिली में ही इंक्लूड हो गया, मीन्स ये फैमिली के बाद ही आएगा।
तो फिर फैमिली के बाद क्या आ जाएगा, ट्राइब आ जाएगा, ट्राइब के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीसीज। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के करेक्ट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें यहाँ पे आउट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, मीन्स गलत स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू वेरियस फाइला आर एसेंस्ड टू द किंगडम एनिमेलिया। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो सभी एनिमल हैं वो सभी किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जितने भी एनिमल हैं सभी को एक किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे बोला है जब भी हम इन 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की हायरार्की में, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं इनमें कभी भी हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इस स्टेटमेंट में बोला है कि कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब भी हम हायर जाते हैं, हायर लेवल की तरफ जाते हैं, स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्रीज होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है डिफरेंट क्लासेस, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द फाइलम कॉर्डेटा। बोला है जितने भी क्लासेस हैं लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, plant orders polynomials include the family like Solanaceae, Convolvulaceae based on the vegetative and फ्लोरल कैरेक्टर। इस स्टेटमेंट में कहा है जो प्लांट का जो ऑर्डर है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स प्लांट का एक ऑर्डर है जिसमें कुछ फैमिलीज लाइक सोलिनेसी एंड कॉन्वोल्यूलेसी को रखा जाता है उनके वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इन चारों स्टेटमेंट में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना था। तो मैंने बताया कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर। यहाँ पे हमें कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दी गई हैं और हमें बताना इनमें से ऐसी कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसमें मिलने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर होंगे। तो हमें पता है कि इनमें से जो हायर लेवल का टेक्सोनोमिक कैटेगरी होगा उसके ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलर कैरेक्टर कम होंगे। जैसे कि किंगडम, किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल का टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद क्या आ जाता है, स्पीसीज आती है। तो इसमें स्पीसीज जो है सबसे लोएस्ट लेवल की टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। फिर इससे कम जीनस के ऑर्गेनिज्म में, फिर फैमिली में कम सिमिलर कैरेक्टर, फिर ऑर्डर में और कम हो जाते हैं सिमिलर कैरेक्टर, और क्लास में भी और कम हो जाते हैं। इसी तरह से फाइलम में भी ऑर्गेनिज्म के बीच में कम सिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं, और सबसे कम किंगडम के ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया है, फैमिली दिया है, क्लास दिया है, जीनस दिया है और स्पीसीज दिया है। तो अदर तीन में से क्लास जो है वो
बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो इस हिसाब से क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर मिलेगा। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें एक प्लांट दिया गया है और हमें इस प्लांट का करेक्ट क्लासिफिकेशन बताना है। तो ये जो प्लांट है वो हेलिएंथस स्पीसीज का प्लांट है, हेलिएंथस स्पीसीज का प्लांट है। और ये जो प्लांट है वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। इसका जो डिवीज़न होता है वो एंजियोस्पर्मी होता है, क्लास डाइकोटिलिडनी होता है, ऑर्डर एस्टियल्स होता है एंड इसकी जो फैमिली होती है वो होती है एस्टिएसी। ठीक है, तो चलिए करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया डिवीज़न होगा एंजियोस्पर्मी, क्लास होगा डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर होगा एस्टियल्स एंड फैमिली होगी एस्टिएसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, हमें यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और उन ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी दी गई है। हमें जो कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म मिसिंग है उनको छांटना है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो भी कैटेगरीज यहाँ पे मिसिंग है उनको हमें छांटना है और उनके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए मैन जो है, मैन का फाइलम क्या होता है, मैन को किस फाइलम में रखा गया है, तो हमें पता है ह्यूमन का जो फाइलम है वो है कोर्डेटा, ह्यूमन को फाइलम कोर्डेटा में रखा गया है। इसी तरह से जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का यहाँ पे क्लास मिसिंग है, हाउस फ्लाई का क्लास यहाँ पे मिसिंग है। और हमें पता है हाउस फ्लाई का जो क्लास होता है वो होता है इंसेक्टा, तो यहाँ पे इंसेक्टा आ जाएगा, हाउस फ्लाई क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। और मैंगो का यहाँ पे फैमिली मिसिंग है, तो हमें पता है मैंगो जो है वो किस फैमिली से आती है, तो मैंगो जो है वो एनाकार्डिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो सी में तो एनाकार्डिएसी आ जाएगा। इसी तरह से वीट का क्लासिफिकेशन दिया है, तो वीट में क्लास मिसिंग है, तो हमें पता है जो वीट है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है, तो वीट जो है वो मोनोकोटिलिडनी क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोकोटिलिडनी आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए अब करेक्ट ऑप्शन छांट लेते हैं। तो ए में तो आएगा कॉर्डेटा, बी में आएगा इंसेक्टा, सी में आएगा एनाकार्डिएसी एंड डी में आएगा मोनोकोटिलिडनी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैटेगरी। यहाँ पे हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम दिया गया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है। तो हमें पता है फाइलम जो है वो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्लास भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्पीसीज भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। बट यहाँ पे जो ग्लूमेसी दिया है ये ग्लूमेसी कोई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है। ग्लूमेसी एक ग्रास फैमिली के मेंबर के लिए यूज करने वाला बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो ग्लूमेसी यहाँ पे कोई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। यहाँ पे हमें कुछ पेयर दिए गए हैं और हमें यहाँ पे गलत मैचिंग वाले पेयर को छांटना है, मिसमैच पेयर को छांटना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पैंथेरा लियो जो है वो मेमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पैंथेरा लियो लॉयन का साइंटिफिक नेम है और लॉयन को क्लास मेमेलिया में रखा जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है मस्का डोमेस्टिका का कॉमन नेम यहाँ पे दिया है हाउस लिजार्ड, और जो कि एक रेप्टाइल है, तो ये बिल्कुल गलत है। मस्का डोमेस्टिका का कॉमन नेम होता है हाउस फ्लाई। क्या होता है? हाउस फ्लाई। ठीक है, और ये एक मक्खी है, ठीक है, ना कि लिजार्ड। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत है।
मतलब यहाँ पे मैचिंग क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हमें मिस मैच पेयर ही छांटना था। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया है एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई क्या करता है, ये एक प्रोटोजोअन है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, जो कि एक डाइकोटिलिडनस प्लांट है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये मैचिंग भी बिल्कुल सही है। हमें गलत मैचिंग छांटना था और वो हमने ऑलरेडी छांट लिया है, वो है मस्का डोमेस्टिका का, जो कि यहाँ पे हाउस लिजार्ड बताया था, जबकि वो होती है हाउस फ्लाई होती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग ए न्यू प्लांट स्पीसीज। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कभी भी हम कोई नए प्लांट को डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी स्टडी सबसे पहले की जाएगी। प्लांट का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको सबसे पहले देखा जाता है जब भी कोई न्यू प्लांट की स्टडी करते हैं और उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर जो होते हैं प्लांट के, उनको सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है। एनाटॉमी को तो नहीं देखा जाता है, ना ही फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा जाता है, सबसे पहले उसके फ्लोरल कैरेक्टर को देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरल कैरेक्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट में साइंटिस्ट का नाम दिया गया है एंड कॉलम सेकंड में उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट एंड डिस्कवरीज को दिया गया है। हमें यहाँ पे इनकी करेक्ट मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट यहाँ पे दिए हैं वो जॉन रे हैं। जॉन रे ने क्या किया था, इन्होंने जो स्पीसीज टर्म जो आज हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं उसको एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब्ड किया था सबसे पहले। ठीक है। स्पीसीज टर्म की सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बारे में उसको एक क्लासिफिकेशन में यूनिट की तरह यूज किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में सबसे पहले जॉन रे ने बताया था। ठीक है। तो ए का तो हो जाएगा सेकंड। उसके बाद बी में दिया है कैरोलस लीनियस। तो हमें पता है कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बी का आंसर हो जाएगा 4, बी को 4 से मिला देंगे। उसके बाद सी में है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो सी का हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट है डी। डी में दिया है जूलियन हक्सले। तो जूलियन हक्सले ने सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट दिया था, न्यू सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो जूलियन हक्सले का हो जाएगा गिव ए कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स, मीन्स ए। डी को ए से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकेंड, बी का 4, सी का 3rd एंड डी का 1। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड ऑफ प्रेसिंग प्लांट टू फ्रॉम हर्बेरियम सीड। इस क्वेश्चन में पूछा है ऐसा कौन सा, इस यहाँ पे दो डायग्राम पहली बात तो शो किए गए हैं। ठीक है। इन दोनों डायग्राम में से कौन सा करेक्टली ये दिखा रहा है कि हर्बेरियम शीट में प्लांट को ऐसे ही रखना चाहिए। ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो हर्बेरियम शीट में प्लांट का जो भी पार्ट हम दिखाते हैं वो पार्ट अनफोल्डेड होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि प्लांट के सभी पार्ट्स अच्छे से दिखने चाहिए। इस तरह से प्लांट को हर्बेरियम शीट पे चिपकाया जाता है। तो यहाँ पे अगर ए फिगर को देखें तो ए फिगर में देखिए यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं वो आपस में फोल्ड हो गई हैं, जुड़ गई हैं। ठीक है, मुड़ी मुड़ी सी हैं। तो ये तो करेक्ट नहीं है, इस तरह से हर्बेरियम शीट में प्लांट को नहीं चिपकाते हैं। जबकि ऑप्शन बी में देखिए प्लांट की जो भी लीफ हैं वो सारी लीफ अच्छे से दिख रही हैं, एक एक लीफ एकदम क्लियरली दिख रहा है। तो ये करेक्ट तरीका है हर्बेरियम शीट में प्लांट को चिपकाने का।
तो इस तरह से जो बी है वो करेक्ट दिखाया गया है, करेक्ट फिगर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। फिगर बी, एज एवरी प्लांट पार्ट इज अनफोल्डेड, इसमें प्लांट का प्रत्येक पार्ट अनफोल्डेड है और इसी तरह से हर्बेरियम शीट में चिपकाया जाता है किसी भी प्लांट को। तो ये करेक्ट मेथड है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग हर्बेरियम शीट और हमें बताना है यहाँ पे इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये बताने से पहले हमें हर्बेरियम शीट के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ये किस तरह से बनाया जाता है, ये चीज़ें मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, आप सुनिए। ठीक है, हर्बेरियम शीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लांट को उसके फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज में कलेक्ट करते हैं, फिर प्लांट को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं एंड देन उसको बाद में हर्बेरियम शीट पर चिपकाते हैं। और इतना करने के बाद उस प्लांट के राइट साइड में उस प्लांट का लोकल नेम, बॉटेनिकल नेम, उसके अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लेबल करते हैं। इस तरह से हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो हर्बेरियम शीट हम बनाते हैं ये हम अपनी फ्यूचर स्टडी के लिए बना करके रखते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन ईज़िली प्रोवाइड हो जाए। इसके अलावा हर्बेरियम शीट हम उन प्लांट्स का भी बनाते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट मिल रही हैं, प्लांट डाइवर्सिटी हैं, तो उनका भी हम हर्बेरियम शीट बनाकर कलेक्ट करते हैं। हर्बेरियम शीट बनाने का एक और मेन इम्पोर्टेंस होता है कि इससे हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में हेल्प मिलती है और हर्बेरियम को हम एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं कभी भी अगर कोई नई प्लांट की खोज होती है तो। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज। हाँ, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हर्बेरियम शीट बनाने के लिए हम प्लांट को या तो फ्लावरिंग स्टेज में कलेक्ट करते हैं या तो फ्रूटिंग स्टेज में, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि every detail regarding the plant such as locality, ecological condition and vegetative and floral characters एक्सेट्रा शुड बी नोटेड। जब भी हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो उस प्लांट की लोकेलिटी, इकोलॉजिकल कंडीशन, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स को नोट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हर्बेरियम शीट के लिए बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है, plants are evenly placed and unfolding all the plant's parts between blotting papers and one newspaper with the help of plant press। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जब भी हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो सबसे पहले तो उस प्लांट को ड्राई करेंगे और प्रेस करेंगे, तभी तो हम हर्बेरियम शीट में चिपकाएंगे ना। तो प्लांट को हम जब प्रेस करते हैं तो प्लांट को प्रेस करने के लिए हम एक पेपर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर। जब हम न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर के बीच प्लांट को रख देते हैं तो प्लांट के जो इवरी पार्ट हैं जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट्स, ये सब अनफोल्डेड हो जाते हैं, आपस में चिपकते नहीं, सब एकदम बारीकी से क्लियरली दिखाई देते हैं और इसी कंडीशन में हम उसको हर्बेरियम शीट में चिपकाएंगे। तो इसमें यही बोला है कि इनको प्रेस्ट करने के लिए ताकि उसके प्लांट के पार्ट अनफोल्डिंग हो जाएं, प्रेस करने के लिए हम ब्लॉटिंग पेपर का यूज करते हैं या न्यूज़पेपर का यूज करते हैं और कभी कभी हम प्लांट प्रेस जो होते हैं उनका भी यूज करते हैं। जैसे कपड़े को इस्त्री करने के लिए प्रेस होता है, वैसे ही प्लांट को प्रेस करने के लिए भी प्लांट प्रेस होता है, उनका यूज करते हैं जब हम हर्बेरियम बनाते हैं तो प्लांट को प्रेस करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हम ब्लॉटिंग पेपर, न्यूज़पेपर या प्लांट प्रेस के थ्रू प्लांट को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है ब्लॉटिंग पेपर नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा है कि ब्लॉटिंग पेपर नीड टू बी चेंज अनटिल द प्लांट गेट ड्राइड। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि
हम ब्लॉटिंग पेपर को तब तक चेंज नहीं करते हैं जब तक कि प्लांट ड्राई ना हो जाए। तो हमें पता है जब भी हम प्लांट को ड्राई करते हैं हर्बेरियम शीट में चिपकाने के लिए, तो उसको 2 ब्लॉटिंग पेपर के बीच में रखते हैं, और जब तक कि प्लांट पूरी तरह से ना सूख जाए हम इन ब्लॉटिंग पेपर को लगातार चेंज करते रहते हैं ताकि प्लांट में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। जबकि यहाँ पे बोला है नॉट बी चेंज, मतलब चेंज नहीं करते हैं ब्लॉटिंग पेपर को। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना था अकॉर्डिंग टू हर्बेरियम शीट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि हम ब्लॉटिंग पेपर को लगातार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर ड्राइंग द प्लांट स्पेसिमेन इज केयरफुली माउंटेड पेस्टेड ऑन हर्बेरियम शीट। जब प्लांट स्पेसिमेन अच्छे से ड्राई हो जाता है, उसके हर पार्ट अनफोल्डेड हो जाते हैं, तब हम इसको सावधानी पूर्वक हर्बेरियम शीट पर माउंट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, मीन्स चिपका देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट है द हर्बेरियम शीट इज लेवल्ड ऑन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स स्पेसिमेन डेट ऑफ कलेक्शन। जब हर्बेरियम शीट में हम प्लांट को चिपका देते हैं तो उसके बाद हर्बेरियम शीट के लोअर राइट हैंड कॉर्नर में हम स्पेसिमेन के लिए डेट ऑफ कलेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन लेबल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में हमें हर्बेरियम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना था, तो जो ओनली 4 स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन में क्या है, द बोटनिकल गार्डन है। बोटनिकल गार्डन में क्या रखा जाता है, बोटनिकल गार्डन में क्या होता है। तो बोटनिकल गार्डन में क्या होता है हमें पता है, वहाँ पे लिविंग प्लांट को रखा जाता है। तो बोटनिकल गार्डन इज ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। तो इस तरह से इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें कुछ गार्डन एंड इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं उनका दूसरे कॉलम में एड्रेस दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट मैच करना है। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है क्यू, वो इंग्लैंड में प्रेजेंट है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। उसके बाद जो बी है, बी में दिया इंडियन बॉटनिकल गार्डन, तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 3। एंड उसके बाद नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में प्रेजेंट है, तो सी का हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, सी का 1, बी का 3 एंड ए का 2। तो ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये स्टेटमेंट हमें बोटनिकल गार्डन के बारे में दिए गए हैं और हमें यहाँ पे बोटनिकल गार्डन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बोटनिकल गार्डन के अनुसार गलत है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है दिस हेल्प इन ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड। ठीक है, ये जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो बोटनिकल गार्डन है उसमें सभी इम्पॉर्टेंट प्लांट उगाए जाते हैं और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, बोटनिकल गार्डन में सही जो इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं उनको उगाया जाता है और उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है दिस हेल्प इज़ प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बोटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट मटेरियल होते हैं जिनको हम स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें हेल्प करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है दिस हेल्प इन ग्रोविंग मेंटेनिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट। यहाँ पे जो प्लांट रखे जाते हैं, जो प्लांट उगाए जाते हैं, वो मेनली ऐसे प्लांट को उगाया जाता है जो प्लांट एंडेंजर्ड कंडीशन में होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट स्पीसीज जिनके जो डेंजर्ड कंडीशन में हैं, जिनकी स्पीसीज लगातार कम होती जा रही है, उनकी स्पीसीज को बचाए रखने के लिए उन प्लांट को बॉटनिकल गार्डन में उगाया जाता है और उनकी अच्छी से देखभाल की जाती है ताकि उनकी स्पीसीज हमारे अर्थ पे मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पे
बॉटनिकल गार्डन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना था। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे नन ऑफ दीज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आर्बोटेरियम इज़ द पार्ट ऑफ बोटनिकल गार्डन वेयर। आर्बोटेरियम जो है वो बोटनिकल गार्डन का एक पार्ट है और पूछा है यहाँ पे क्या किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं आर्बोटेरियम भी एक टाइप का बोटनिकल गार्डन ही है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ और कुछ शब को उगाया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है उनका इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिग ट्री आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। एट आर्बोटेरियम में बिग ट्री एंड शब को उगाया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको के वीडियो लेक्चर में हमने 84 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इससे आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे लगते होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को एंड कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।